Okay, ladies and gentlemen, any questions regarding last lecture? जी ईशा, will you please repeat कि हमने last lecture में क्या किया था? Just the glimpses of what we did last time. सर हमने वो सेटलिंग टाइम, ओवरशूट, पीक टाइम वगैरह के एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे. Okay, and any questions regarding those? नो सर, अभी तक तो नहीं है. सॉल्व किए थे, कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने की कोशिश की? सर जो हमने क्लास में किए थे उन्हीं को एक दफ़ा देखा था. जी इरफान बेटा. जी सर. जी सर लेक्चर ही देखा था जो आपने पढ़ाया था. चलें जी, बताएं फिर राइज टाइम क्या होता है? Okay. 10% to 90% ऑफ फाइनल वैल्यू सर जो मूव करता है फंक्शन सर. चलें ठीक है. और इज इट द ओनली डेफिनेशन और वी कैन हैव अदर डेफिनेशंस एज वेल? और भी हैं सर. सर ये परसेंटेज हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं, जो हम डिफाइन करेंगे वो उसी तरह ये हो सकते हैं. ओके, आपकी बुक के मुताबिक इट इज फ्रॉम, एज इरफान सेड, इट इज फ्रॉम 10% to 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू. एंड व्हाट्स द फाइनल वैल्यू इरफान? ए सर वो जो ए से हमने डोनेट किया था 1 फंक्शन डिजायर की थी हमने. ओके, दैट्स द स्टेप रिस्पांस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. ये जो आपका रिस्पांस आपके सामने है, दैट इज इनफैक्ट द स्टेप रिस्पांस. सो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो फाइनल वैल्यू जो है वो आपका 1 है, या अगर आपने कोई स्टेप रिस्पांस के साथ कोई स्केलिंग फैक्टर है तो इन दैट केस दैट वुड बी a. So that is the rise time. Okay, what's the relation of rise time with the damping ratio? Halima Bibi. जल्दी जल्दी करते जाए, कोई ऐसा मसला नहीं. अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, जस्ट वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग सो दैट के रिफ्रेश हो जाए नॉलेज. कोई ऐसा मसला नहीं. अगर नहीं आता तो कह दे नहीं होता, आगे किसी और से पूछ लेंगे. हाजिक हाजिक बैठे हुए हैं. सर अगर हमारे पास ओमेगा टी इंक्रीज होगा तो फिर हमारे पास राइजिंग टाइम डिक्रीज होगा और एनवेलप डिके एनवेलप होगा वो सेम होगा. के सिग्मा की वैल्यू हमारे पास सेम होगी. आपकी आवाज जो है वो बेहतर तरीके से नहीं आ रही. एनीवन एल्स जो के मोहम्मद अली जी बताएंगे डैम्पिंग रेशियो और राइज टाइम का क्या रिलेशनशिप? आपने तो कहा था जी बड़ा अच्छा रिस्पांस होगा, अब हम बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे. सर हालात डैम्पिंग तो नहीं है रेशियो, कोई ऐसी. सर डैम्पिंग रेशियो हमारी सर जितनी जैसे इंक्रीज होती है डैम्पिंग उतना राइज रेशियो टाइम इंक्रीज इंक्रीज होता है सर. होगी उतना राइज टाइम इंक्रीज. जी सीआर आप बता दें. सर डैम्पिंग रेशियो में हम ग्रेजुअली सॉफन कर रहे होते हैं पीक को, तो सर जितना हम उसको सॉफन मतलब ज़्यादा करेंगे उतना सर वो डिलेड हमारे पास होएगा, तो राइफ टाइम जो है हमारे पास उतना डिलेड होगा. एज अ रिजल्ट जितनी ज़्यादा हमारी डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज है सर उतना ज़्यादा हमारे पास राइफ टाइम भी इंक्रीज होएगा. बढ़ता चला जाएगा. ठीक यस है सर. गुड, क्योंकि राइट साइड पे शिफ्ट होता जाएगा. आपका जो रिस्पांस है वो राइट साइड पे शिफ्ट होता जा रहा है. बहरहाल आई ट्राइड के आप लोगों के साथ मैं करूं, लेकिन आपका रिस्पांस फिर उसी तरह से है. सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड. ओके, so let's talk about higher order system response.
एंड ये आपके सामने एक ट्रांसफर फंक्शन है विच इज ऑफ कोर्स इसका क्या ऑर्डर क्या है जी? फोर्थ ऑर्डर। इट्स अ फोर्थ ऑर्डर बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में जो आपको टर्म नजर आ रही है दैट इज s raised to power 4, so it's a fourth order system and कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की अगर मैं बात करूं पोलिनोमियल के रूट्स की तो क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? नीचे वाली लाइन को अगर ना देखूं मैं कि किस तरह से रूट्स बने हुए हैं, इस लाइन को देखते हुए पोलिनोमियल को देखते हुए आपके पास क्या ऑप्शंस आते हैं कि किस तरह से रूट्स हो सकते हैं? ऑफ कोर्स देयर विल बी 4 रूट्स, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनके? सर ये तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्टली पता नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, मुझे सिर्फ एक पोलिनोमियल दिया गया है तो हो सकते हैं वी कैन हैव 4 रियल रूट्स, पॉसिबिलिटी है? यस सर। पॉसिबिलिटी है ना? यस सर। ओके, वी कैन हैव 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हो सकते हैं ना? जी सर। And we can have one complex conjugate pair plus 2 real roots. ये पॉसिबिलिटी है? जी सर। यस सर। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको नजर आ रही हो? रिपीटेड हो जाए सर रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड वो तो हो गया ना, वो रियल रूट्स में आ गया ना, हो गया, रिपीटेड हो गया ना। और 2 कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है कि रिपीटेड हो जाए, वो भी हो सकता है, यानी अगर इस तरह की सिचुएशन कोई बन जाए देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट इन जनरल ये सिचुएशन होगी। बाकी आप अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो ये भी हो सकता है और इधर ही रिपीटेड हो जाए तो ये भी 2 रूट्स हों, ये भी 2 रूट्स हों तो 4 रूट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 4 रूट्स जो हैं आपके रखे हुए हों, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस तरह के रूट्स हों, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रिपीटेड हो, यहाँ पे रिपीटेड हो। सो ऑल दीज 3 विल बी लाइंग इन दिस कैटेगरी, और ये जो ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक। और जो तीसरी बात हमने की है वो ये कि एक तो ये तरीका हो सकता है और फिर आपके पास रियल रूट्स भी हो सकते हैं उस तरह से। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्बिनेशन। इज देयर एनी और अदर कॉम्बिनेशन इन जनरल? मेमन? सर यही 3 पॉसिबिलिटी सर अभी तक तो नजर आ रही है। पॉसिबल? पॉसिबल है? नो सर। व्हाई नॉट? ये तो कॉन्जुगेट सर क्योंकि होगा सर, कॉम्प्लेक्स तो कॉन्जुगेट पेयर में होता है। ग्रेट। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर क्यों होता है ईशा? सर स्टेबिलिटी के लिए। सर रियल कोएफिशिएंट्स आ जाए सर। रियल कोएफिशिएंट्स के लिए, रियल कोएफिशिएंट्स के लिए। ये जो आपके कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं ये कोएफिशिएंट्स उसी वक्त रियल होंगे अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर होगा तभी वो रियल होंगे, ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड डीएसपी। ओके, चलें जी, आपने ये कॉम्बिनेशंस देख लिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा, अब देखिए रूट्स किस तरह से बनाए गए हैं। इसके जब फैक्टराइजेशन की गई तो वी हैव ऑब्टेन्ड दिस s+1 s+4 s² + 4 s+13।
यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ये मेरे पास रियल पोल है, ये मेरे पास रियल पोल है, एंड ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. सो लेट्स स्टार्ट. इसको जरा पोल बनाने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स माय ओके जी. मेरा एक पोल है -1 पे, दूसरा पोल है मेरा -4 पे. सो दिस इज -4, दिस इज -1, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? इसको कंप्लीट स्क्वायर करके मैं इस तरह से s प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ. वी नो इट. सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर विल बी डन एंड वी विल बी मूविंग from here to here. So it is s plus 2 square plus 3 square. So क्या सिचुएशन है? ये पोल कहाँ पे पड़ा हुआ है? सिग्मा क्या है इसका? So this is -2 and that's 3 -3. Agreed? Yes, sir. Okay. Now the zero state impulse response की अगर हम बात करें of these higher order system, this is a fourth order system. तो zero state response में of course in factorized terms की वजह से आपके पास कुछ terms जो हैं वो associated आएंगी. So यहाँ से associated जो term आपके पास आएगी e raised to power -t है. This is e raised to power -4t. और of course ये complex conjugate pair रखा हुआ है, तो इसकी वजह से we know कि what happens a e raised to power -2t cosine 3t plus theta. That's a generalized form. लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें जो सिग्मा की वैल्यू है that is again coming as a coefficient of that exponential term, और ये जो 3 है which is the omega that is coming here as a frequency of oscillation. ठीक है, इसको जरा गौर से देख लीजिए. ठीक. So always real portion जो है आपके फैक्टर का that is coming as exponential term का जो coefficient है वो आ रहा है -t, -4t, -2t. So they are coming from the real components. Okay, and the imaginary component जो है वो आपकी frequency है, and that is associated with the in fact frequency of oscillation. So cosine omega t plus theta की terms में वो आपके सामने आ रही है. अच्छा, अब ये बताइए कि इनमें से ज्यादा तेजी से कौन सी टर्म्स जो है वो डिके कर रही हैं? K2 वाली सर. सर e पावर -4t वाली. e पावर माइनस ये सबसे ज्यादा तेजी से डिके कर रही है बिकॉज द डैम्पिंग, इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है? ये 1/4 है. इसका टाइम कांस्टेंट 1/2 है और इसका टाइम कांस्टेंट जो है वो 1 है. ठीक, चलें, आपको ये क्लियर हो गया कि ये वाली जो टर्म है ये सबसे ज्यादा तेजी से डिके कर रही है. सो वी आर गोइंग टू समवेयर बाय रीडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, लेट्स मूव देयर. ये आपका सिस्टम जो है ये कितने ऑर्डर का है? जरा गौर से देखिए. Sixth order सर. सर sixth This order. is a sixth order system है. Sixth order system है. Of course we can have many combinations अगर हम generalized बात करें, but right now factorization हुई है. तो in that case आपके सामने है s plus 9, s plus 12, s square plus 12, s plus 40 and s square plus 2s plus 37. And of course because of both of these second order terms यहाँ से आपको complex roots मिल रहे हैं और ये आपके पास real roots जो हैं वो रखे हुए हैं. So we have obtained 6 terms, k1 over s plus 9, k2 over s plus 12, and of course ये generalized terms में बात हुई है. k1 और k2 की वैल्यू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से टर्म्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से डिके होंगे. सो वन ऑफ द रूट्स इज एट s plus 6 plus 2j. तो इसकी वजह से आपके पास रियल क्या है? ये -6 आपके पास आया हुआ है. इसकी वजह से भी -6 और उसकी वजह से भी -6. ठीक है. सो इनफैक्ट इट इज व्हाट? इट इज s plus 6 स्क्वायर माइनस क्या होना चाहिए? 2 का इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किया ना, तो 36 प्लस समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो ये टर्म जो है बेसिकली ये वहां से बनी है और फिर इसी से ही ये दो रूट्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं. सो अगर मैं इसकी टर्म लिखना चाहूं तो दैट इज a
e raised to power minus 6t because sigma is 6, cosine omega is 2, this is frequency of oscillation, 2t plus some angle theta. Agreed? और इसी तरह से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आई विल बी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ पे उसने उसके फैक्टराइज किया हुआ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स की फॉर्म में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो रियल वैल्यू है सिग्मा की वैल्यू है दैट इज कमिंग इन द एक्सपोनेंशियल, और ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कमिंग हियर. एग्रीड? यस सर. ओके. अच्छा जी, इसके अगर हम पोल्स बनाने की सिस्टम के पोल्स देखें, जी जनाब, पहला पोल हमारा कहाँ पे रखा हुआ है? माइनस, सपोज दिस इज -12, देन वी हैव अ पोल एट -9, देन वी हैव -6 है रियल और 2 है उसका imaginary part. imaginary portion, so that's the situation, और -1 है रियल कंपोनेंट और 6 है, so that's the situation. और ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कि किस तरह से हम एस डोमेन से टाइम डोमेन की तरफ आते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं. अगेन, कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा तेजी से कौन सी टर्म डिके करेगी और सबसे स्लोएस्ट कौन सी होगी? e की पावर -20 से सबसे डीके करेगा. सो ऑल दीज अगर मैं इसको देखूं तो दिस वन and this one, they are the fast decaying terms because यहाँ पे जो आपके पास टाइम कांस्टेंट्स हैं वो 1/9, 1/12 और 1/6 हैं, और इसका टाइम कांस्टेंट जो है ये आपका 1 है. सो इस बात का मतलब है दिस इज द स्लोएस्ट टर्म जो कि डिके कर रही है, और ये आपके पास जो है यहाँ पे ये वाली टर्म जो थी दैट वाज द स्लोएस्ट टर्म. चलें आगे जाने से पहले एक छोटी सी और चीज अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि ओमेगा एन अगर मैं देखना चाहूं, व्हाट विल बी ओमेगा एन इसकी वजह से, सपोज इसकी वजह से, सपोज ये जो ओमेगा एन 1 इससे एसोसिएटेड है, और अगर मैं कहूँ कि ओमेगा एन 2 इससे एसोसिएटेड है, दिस इज द डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स, तो ओमेगा एन 1 क्या होगा? एनी आइडिया? Sir, √2. √2. ईशा बोल रही हैं √2. एनी अदर आंसर? मेमन? स्क्वायर रूट 40. मेमन, ये मेमन का आंसर था? नो सर, उसामा शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है, ओके. सो उसामा ने ये किस तरह से किया है? बिकॉज दिस इज -6 coming from here and it is 2, so as a result of that, what is omega n? Omega n is equal to 6 square plus 2 square, that's 40. And if we are interested in this one, in that case that would be 37, because 1 square plus 6 square, that would be 37. Okay, what will be zeta 1, the damping ratio because of this complex pole pair? What will be the damping ratio? उसामा आप ही बता दें. सर 2 zeta ओमेगा n = 12 हो जाएगा ना सर, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6, और इसको डिवाइड करते हैं सर ओमेगा n के साथ, तो 2 बाय ओमेगा n, 2 स्क्वायर रूट 40, 2 बाय स्क्वायर रूट 40. यार सिंपल है वो, ईटा 6 डिवाइडेड बाय
ठीक है, so that जी would be सर 0.9. Okay, so just जुमला मोतरज़ा था so that कि आपको रिफ्रेश करा दें कि what's happening. Okay, so again अगर हम इन चीज़ों को देखें कि how the responses are decaying, the first three terms in this case, यानी इसकी वजह से और इन दो पोल की वजह से जो टर्म्स हैं, of course this one and this one, they are decaying much faster than this term, then because of the terms shown here. So इनकी वजह से सबसे कम decay जो है वो आपके response में है. So these poles are called dominant poles. In fact, this fourth term, ये जो आपकी चौथी term रखी हुई है, the slowest decaying term, that determines the behavior of the system. So poles associated with this term, which are in fact closer to j omega axis, are called dominant poles. System behavior आपको आपकी जो slowest term है, that is exhibiting the system performance. Otherwise ये जो terms हैं आपकी, ये इतनी तेजी से decay हो जाती हैं as compared to this one कि आपको system behavior जो है वो आपको पता नहीं चलता. So the slowest term, which is caused by the poles which are closest to a j omega axis, these are called dominant poles. So that's why we haven't studied in detail the higher order system. We have only studied first order system and we have only studied second order system. So अगर आपके पास 20th order का system मौजूद है, there will be some situation कि आपके पास या तो complex conjugate pair जो है वो j omega axis के नजदीक रखा होगा या कोई real pole जो है वो उसके नजदीक रखा होगा, and that's why the behavior of that 20th order system will be described by or approximated by that first order or that second order system. Questions or any confusions? सर डोमिनेंट पोल स्लोएस्ट पोल वाला होगा. Dominant poles? स्लोएस्ट मतलब जो स्लोएस्ट डिकेइंग होगा Slowest decaying term है, and in fact poles के terms में अगर हम बात करें तो that is the closest to the j omega axis. j omega axis के नजदीक तरीन जो भी पोल होंगे वो आपके डोमिनेंट पोल्स होंगे. इनको हम रूट्स की टर्म्स में अगर हम बात करें तो these are the least damped roots. So इस तरफ अगर हम बढ़ते चले जाते हैं तो they are the more damping यहाँ पे आ रही है, और इस तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास जो damping है वो reduce हो रही है. So these are called the least damped roots. ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम देखें इसकी इन पोल्स की अगर हम जीटा देखें तो दैट इज 0.16, और इन दो पोल्स की अगर हम जीटा देखें तो दैट वाज 0.95. सो ये वाले पोल्स जो हैं, इन पोल्स की अगर हम बात करें तो दे आर द लीस्ट डैम्प्ड रूट्स, सो दैट्स व्हाई डोमिनेंट पोल्स एज वेल. क्वेश्चंस प्लीज 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 आस्क क्वेश्चंस. ईशा क्लियर है बच्चा? Yes sir, अब clear है. So whenever we will be having higher order systems, तो higher order system को आप approximate कर सकते हैं उसके behavior को with these dominant poles. So suppose ये आपके पास एक third order system है. अब आपके पास जो complex roots रखे हुए हैं they are dominant. ऐसा ही है ना? जी सर. ये dominant poles हैं या dominant roots हैं मेरे. So in that case, this third order system can be approximated with the second order system because the behavior is dominated by these poles. इस पोल की वजह से जो decay term होगी that would be so fast कि वो ये वाले पोल्स जो हैं ये behavior को depict कर रहे होंगे या portray कर रहे होंगे as compared to this one. Similarly, सर ये जो आपने कहा कि क्लोज टू जे ओमेगा एक्सिस, ये हम परपेंडिकुलरली मतलब कंपेयर उस तरह चेक करेंगे पोल्स के उसके नजदीक हो. परपेंडिकुलर का तो कोई जिक्र नहीं आया, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई. सॉरी सर, वर्टिकली. हैं जी, बोले सर वर्टिकली, मेरा मतलब वर्टिकल जी. जे ओमेगा मतलब जे ओमेगा एक्सिस ठीक है, बोलें. सही.
सर इसके मतलब क्लोज होंगे तो उनको हम देखेंगे, इस चीज को देखेंगे। ये डोमिनेंट पोल्स हैं। यस सर। अगर दो मतलब ये भी पोल्स हो, इसके साथ और भी पोल्स हो, तो मतलब मतलब ये जो दो पोल्स है, इसके लेफ्ट साइड पे भी दो पोल्स हो फॉर एग्जांपल, इस तो ये जो इस साइड पे सर ये जो दो पोल्स गिवन है, इसके लेफ्ट साइड पे अगर दो पोल्स हो फॉर एग्जांपल, इधर तो ये सर, तो इन दिस केस ये जो इससे दूसरे वाले पोल्स है ये नहीं होंगे, ये जो इसके करीब है सिर्फ यही दो होंगे या और भी हो सकते हैं इसके अलावा? बस यही होंगे। यहाँ पे अगर यस कोई पोल्स हैं, ये अगर पोल्स हैं, तो ये सारे डोमिनेंट हो जाएंगे, यस बिकॉज नियरेस्ट टू द जे ओमेगा एक्सिस, जो भी नियरेस्ट टू द जे ओमेगा एक्सिस हैं वो आपके डोमिनेंट पोल्स हो जाएंगे। यस ठीक है, यस ओके। इस केस में देखें थर्ड ऑर्डर सिस्टम ही है, लेकिन इस केस में आपका जो रियल पोल है वो डोमिनेंट है, बिकॉज दैट्स क्लोजर टू द जे ओमेगा एक्सिस, सो द सिस्टम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और अगर इस केस में अगर आप देखें, जैसे अभी एक भाई क्वेश्चन कर रहे थे, इनफैक्ट दे आर इन द सेम लाइन, अगर इसकी हम बात करें तो इस केस में क्या सिचुएशन होगी? all the three poles are dominant poles because they are at the same distance. और distance basically क्या है? Distance is sigma. ठीक है ना? This is sigma. So अगर sigma same है तो in that case e raised to power minus sigma t के साथ चल रहा होता है. That's the decaying term and we are looking at that. इन्हीं चीज टर्म्स को देख रहे थे ना, e raised to power minus 9t, e raised to power minus 12t, e raised to power minus 6 यहां से आ रहा है. So they are in fact sigmas. ये -6 है, ये -9 है, ये -12 है, this is -1. So based on these sigma values, this distance is being calculated. Sigma is the distance from the j omega axis. So जो closest होगा, of course sigma छोटा होगा, sigma छोटा होगा तो आपकी decaying term के ऊपर वो coefficient आएगा, और as a result of that उसका जो time constant है वो maximum है, time constant t tau is equal to 1 हो जाएगा, tau 1 है या इनका 1/9, 1/12 और 1/6 है, तो इन दैट केस आपकी ये टर्म जो है वो स्लोएस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ डिकेइंग एज कंपेयर टू द अदर टर्म्स. So that's why these are called dominant poles and the system is approximated by the characterization of the dominant poles. Understood? Excuse me, sir. जी जी बिस्मिल्लाह. सर हम ये कह रहे हैं कि जो क्लोजेस्ट पोल होगा उसको हम डोमिनेंट पोल कहेंगे और बाकियों को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो सर उसकी वजह से तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पे इफेक्ट नहीं आएगा कि इफ यू आर जस्ट नेग्लेक्टिंग फ्यू? नहीं, ट्रांसफर फंक्शन को हम नहीं कह रहे, हम जस्ट अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं उसके बिहेवियर को, उसके टाइम रिस्पॉन्स को. हम ट्रांसफर फंक्शन को नहीं छेड़ रहे हैं. ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है, जब आप रिस्पॉन्स एक मिनट ईशा के सवाल का जवाब दे दूं? जी सर. ओके ईशा बेटा, ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये इसकी बात हो रही है. ठीक है. सो इन फैक्ट जब ये ओवरऑल आप इसको मैटलैब पे अगर आप जाएं और इसको प्लॉट करने की कोशिश करें, तो आपको ये चीज जो है दैट वुड लुक लाइक नॉट अ सेकंड, इस केस में क्या सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स की तरह नजर आएगी, बिकॉज ये टर्म्स जो हैं ये बहुत जल्दी डिके हो जाएंगे और ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है दैट वुड बी बिहेविंग लाइक अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम of e raised to power minus t या of the poles located at sigma is equal to -1. इसके साथ ये डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा होगा, ये जल्दी डिके कर रहे होंगे. सो द ओवरऑल रिस्पॉन्स विल बी ऑफ दिस टाइप, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा. ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो आपके कॉम्प्लिकेशंस वो सिक्स्थ ऑर्डर वाली नहीं नजर आ रही होंगी आपको. गॉट इट? हैव आई आंसर्ड द क्वेश्चन? यस सर. ओके, ट्रांसफर फंक्शन को नहीं छेड़ रहे, जस्ट सिस्टम के टाइम रिस्पॉन्स को देख रहे हैं. जी बेटा, दरमियान में किसी ने बात की थी. क्लियर हो गया सर. ओके ग्रेट. अच्छा जी, एक तो प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं. सो आपकी बुक का ही प्रॉब्लम है. दिस इज कंट्रोलर है, उसका ट्रांसमिटेंस है GFS.
and then we have a plant. उसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो गिवन है, that is 1 over s plus 2, and we have a feedback. So this is R of s, this is y of s, and we are interested in knowing the g of s such that the overall system, closed loop system जो है आपका वो critically damped है. G Memon, how to start? सर पहले सर उन दोनों को सीरीज में कर देंगे, जो ऊपर से जो दो हैं. ओके. उसके बाद सर फिर यूनिटी फीडबैक. चलिए साथ साथ करते जाएं आप भी. ओके, g of s divided by s plus 2, यही चीज है. Yeah. And then I have a feedback. This is my R of s and this is y of s. And now what to do? सर यूनिटी फीडबैक के थ्रू से इसको सॉल्व कर लेंगे. बताएंगे क्या करें? ऊपर सर g of s upon s plus 2 divided by 1 plus g of s upon s plus 2. Okay. It is equal to, in fact, g of s over s plus 2 divided by 1 plus g of s over s plus 2. Okay. Now this is given. g of s find out करना है. The system is critically damped. Critically damped के लिए क्या होना चाहिए? सर रियल एंड रिपीटेड होंगे सर. रिपीटेड होने चाहिए. इस बात का मतलब क्या है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. यस सर. ठीक है. अच्छा, अब जी एफ एस क्या चीज है? जी एफ एस इज इन फैक्ट अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर कंट्रोलर. ऐसा ही है. यस सर. सो जी एफ एस को जनरलाइज टर्म्स में मैं लिख सकता हूं एन एफ एस डिवाइडेड बाय डी एफ एस, न्यूमरेटर ऑफ एस डिवाइडेड बाय डी एफ एस. सो आई विल बी राइटिंग दिस थिंग एज NFS divided by DFS S plus 2 divided by 1 plus NFS DFS S plus 2, and the final term will be what? Final term will be, यहाँ पे characteristic polynomial के context में अगर हम देखें तो that would be DFS S plus 2 plus n of s. That's your characteristic polynomial. So इस बात का मतलब अगर मुझे DFS और NFS पता चल जाए तो I can find this GFS. So इस characteristic polynomial के लिए मेरे पास जो condition है that is critically damped. जी जनाब. So in fact what I am up to, देखिए मुझे इस तरह की सिचुएशन चाहिए, डबल पोल चाहिए. Agreed? So suppose मुझे डबल पोल -1 पे चाहिए. So हो सकता है -1 पे हो, -2 पे हो, but of course the answer will not be unique. So अगर मैं कहूं कि ds is equal to s है और ns is equal to 1 है, just to make a simple assumption. So it is what? It is s square plus 2s plus 1, which is s plus 1 square. This is indicating that s12 is equal to -1 पे आपके पास डबल पोल है. Similarly, you can have at -2 के लिए भी आप इस तरह की चीज कर सकते हैं. So in that case ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई. So अब आप कह सकते हैं कि g of s will be equal to numerator of s divided by denominator of s, which is equal to 1 over s. So
दिस इज 1/s। कंट्रोलर का जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो 1/s। एग्रीड? यस सर। सर एक बार ये दोबारा बता दें सर, ये आपने न्यूमरेटर ऑफ एस को 1 कर दिया सर, मतलब आपने 1 खुद से सपोज कर लिया कि वो 1 के ऊपर ही मैंने सपोज किया है मुझे क्योंकि मैंने ये सपोज किया था कि मेरा जो पोल है डबल पोल है। इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे डबल पोल चाहिए एट रियल एक्सिस। ये तो हम कोई भी सपोज कर सकते हैं ना सर? कोई भी आप सपोज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आंसर जो है वो यूनिक नहीं होगा। राइट सर। कुछ भी बिल्कुल ठीक है। ओके, सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल। Okay, for the system, find the constant value of the gain parameter k, for which the damping ratio of the overall system is 0.7. So zeta is given, which is equal to 0.7. For this value of k, what's the system undamped natural frequency? So इस बात का मतलब है कि we are interested in omega n as well. जी जनाब, how to start? Again, a unity feedback system. सर्किट को सॉल्व करेंगे। Unity feedback system है, very simple to solve. So the transfer function will be, this is y of s, this is r of s. So t of s will be equal to what? That is 4k. मैं इसको mix कर देता हूँ. This is 4k over s square plus 12s plus 2 divided by 1 plus 4k divided by s square plus 12s plus 2, and finally that would be 4k over s square plus 12s plus 2 plus 4k. So now this is my characteristic polynomial. ठीक हो गया जी? Now one thing is given, zeta is given, which is 0.7. Find out करना है this k. How to do it? सर ओमेगा एन पहले फाइंड कर लें सर। ओमेगा एन कैसे फाइंड करें बता दें सर। 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है आपकी बात। ओमेगा एन विल बी इक्वल टू 8.57 आ जाता है। जी सर। एंड देन सर ओमेगा एन सर इसका जो स्क्वायर है वो मतलब इस इक्वल हो जाएगा 2 + k4। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो दूसरों को बताने वाली है वो ये है that this equation can be equated with s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. So omega n जो है इस इक्वेशन को यूज करते हुए 2 zeta omega n को यूज करते हुए आपके दोस्त ने बताया है that this is equal to 12, and from there he said कि omega n is equal to 6 divided by 0.7 and the answer is 8.57. Now omega n square जो है that's equal to what? That's equal to 2 plus 4k, or omega n square is 8.57 square minus 2, that's equal to 4k, and k will be equal to this term minus this divided by, so it is around 60, 64, something like 73 minus 73 point something, कुछ वैल्यू होगी मुझे याद नहीं है. So minus 2 divided by this 4. So as a result of that, it will be 74, 16. Well, that would be 17.5 or 6, something like that. तो यहाँ पे 17 point something आ जाएगा. Agreed? जी सर. Yes, sir. Okay.
अच्छा, इसमें नाउ वी हैव इन फैक्ट फिनिश चैप्टर नंबर 2 एंड कुछ टॉपिक्स मैंने चैप्टर नंबर 1 में से छोड़े थे और कुछ टॉपिक जो है मैंने चैप्टर नंबर 2 में से छोड़े। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 में से मैंने सिर्फ एक ही चीज जो है वो उसको रोक